हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा था उसका एक सेट सॉल्व हो चुका है। जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा जो अगला सीरीज है वो है 822 का BW। ये अगला पेपर है 2025 का 822 का BW। चलिए शुरू करते हैं इसको हम। ये पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का। काशक ये माइनस काट ये और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस काश ये, इसमें कौन सही होगा? तो इसको हम तोड़ दें साइन काश में। जैसे काशक लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/साइन ये, तो इसको लिखेंगे 1/साइन ये और काट को लिख देंगे काश ये बटे साइन ये, काश ये बटे साइन ये हो जाएगा। और ये 1 प्लस काश ये है, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 1 प्लस काश ये हो जाएगा 1 प्लस काश ये। अब क्या बनेगा? साइन ये दोनों में बराबर है, यानी हर बराबर है, तो हर को ऐसे लिख देंगे साइन ये, यानी एलसीएम साइन ये हो जाएगा और अंश में 1 माइनस काश ये जैसे लिखा वैसे लिखा रहेगा। और यहाँ पर 1 प्लस काश ये है, इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये 1 माइनस काश ये 1 प्लस काश ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1 माइनस काश स्क्वायर ये, यानी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन जाएगा। अब बटे में साइन ये, अब 1 माइनस काश स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ये बटे साइन ये, तो साइन से साइन कट जाएगा तो आ जाएगा क्या? साइन ये आ जाएगा। तो साइन ये ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, साइन ये। ये दूसरा क्वेश्चन है। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो पासे को फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, यानी 6 अंक में से कोई भी अंक आ सकता है। पर क्या लाना है इसमें? इसमें कह रहा है कि विषम अंक, यहाँ विषम अंक लाना है। तो विषम कौन कौन है? 1 है विषम, 3 है विषम और 5 है, यानी टोटल 3 अंक हो गए। तो लिखेंगे 3 बटे, टोटल हमारे पास कितने हैं? 6 हैं, तो 3 का नम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है 1/2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन तीसरा है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। इसमें हमको माध्यक वर्ग निकालना है। माध्यक का मतलब मध्यिका, मध्यिका माने मीडियन, हमको मीडियन का बताना है वर्ग कौन सा होगा इसमें। तो पता है कि जो मीडियन वाला होता है उसमें बारंबारता का संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए चार्ट बनाएंगे या फिर इसी में ही सेट कर देंगे हम। जैसे 3 है तो ये 3 होगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। अब 15 का ही हम आधा कर दें, तो 15 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 7.5 आएगा। अब 7.5 इसी 10 में मिलेगा, तो 10 के सामने वाला जो वर्ग होगा वो कौन सा होगा? 10 से 15, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 से 15। अगर इसको लिख करके लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 0 से 5 हम यहाँ लगा दे रहे हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। और बारंबारता कितना दिया है? ये दिया है 3, ये है 2, ये है 5 और ये है 4 और ये है 1। अब संचयी बारंबारता जिसको CF बोलते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, तो 15 का आधा 7.5, 7.5 किस में आएगा? 10 के अंदर आएगा, यानी कि 10 से 15 वाले वर्ग में आ जाएगा ये। तो ऑप्शन सी सही है। बहुलक वर्ग निकालना है, तो ये तो बहुत आसान है। बहुलक का मतलब बारंबारता में जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? यही 12 है, बाकी 3, 6, 2, 4 सबसे ज़्यादा 12 है। तो 12 के सामने वाला जो वर्ग होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, 7 से 14, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बहुलक का मतलब बहुत बार जो आया हो, तो बहुत बार 12 आया है। अब 12 कितनी बार आया है? मतलब जो 12 बार आया है वो कौन आया है? वो 7 से 14 वाला अंक आया है। आगे बढ़ेंगे। ये अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। कौन कौन से अक्षर हैं? ये है, बी है, सी, डी, ई और ये, इतना लिखा हुआ है। यानी पासे पर 6 अक्षर लिखे हुए हैं जिसमें से ये 2 बार लिखा हुआ है। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ये आने की प्रायिकता, यानी ये प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल तो हमारे पास है 6, तो बटे के नीचे लिख देंगे 6, जिसमें से ये 2 बार है और ये आने की प्रायिकता पूछ रहा है।
तो जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है वही हम बटे के ऊपर कर देंगे। तो ये 2 बार आया है, 2 लिख देंगे, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, कितना आया 1/3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1/3। छठवां नंबर, काट थीटा बराबर 8/15 तो साइन थीटा, इसमें हमको पाइथागोरस लगाना होगा। तो पाइथागोरस की मदद से इसको लगा लेंगे हम। तो ये काट थीटा का मतलब क्या होता है, ये 8/15 दिया है तो काट थीटा मतलब आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब होगा, मतलब आधार होगा 8 और लंब होगा 15। तो हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण पाइथागोरस से लगा लेंगे। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 यहाँ 64। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 4 9 और 6 2 8 और ये 2, ये 289 आ गया। 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। तो साइन थीटा का मान निकालना है, मतलब लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास है, लंब है 15, कर्ण कितना है, कर्ण ये आ गया 17, यहाँ पर 17 आया है, तो 15/17, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 15/17। ये 7वां क्वेश्चन है, कासेक 60 अंश का मान बताना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर कासेक 60 लिखा है तो साइन 60 का मान निकाल लेंगे हम। साइन 60 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2, और कासेक साइन का उल्टा होता है, अगर वही पूछ ले कासेक 60 तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/√3। तो 2/√3 कहाँ लिखा है, ऑप्शन ये में, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 2/√3। कासेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, इसमें क्या होगा, तो कासेक स्क्वायर का मतलब 1/sin स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, बटे सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। अब ये बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो cos बटे साइन क्या बनता है, काट, यानी काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9वां है, यदि एचसीएफ बराबर, यानी एचसीएफ 3549 बराबर 7 दिया है तो एलसीएम 3549 कितना होगा, यानी 3549 का एलसीएम क्या होगा। तो इस तरह से दिया है तो क्या होता है फार्मूला एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है। तो एचसीएफ दिया 7, हमको एलसीएम निकालना है, पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 49, तो 35 गुणे 49 कर देंगे, इसको काट देंगे 7 से, 7 का नम 7, 7 7 49, तो एलसीएम कितना आ गया, 7 से गुणा करेंगे, 7 × 35 और 7 × 21, 21 और 3 24, 245, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर ये फार्मूला ना लगाना चाहें तो 35 49 का डायरेक्ट एलसीएम ले लें, ऐसे भी कर सकते हैं, 35 49 का डायरेक्ट एलसीएम, 7 से कटेगा, 7 × 35, 7 7 49, अब कटेगा नहीं, गुणा कर देंगे, 7 × 35, 35 का 7 से गुणा 245, तो डायरेक्ट आ जाएगा 245। अगर विकल्प में है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं फार्मूला लगाना। 10वां है, दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ बताना है। अब इसको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि एचसीएफ निकालना है। तो तरीका हम बताए थे कि गुणनखंड करके जोड़ा बनाना, तो यहाँ हम जोड़ा बना के नहीं लगाएंगे, यहाँ हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे, जिसे लिखते हैं 306 और 657। अब इसको हम ऐसे अंक से काटेंगे कि ताकि दोनों कट जाए। तो किस अंक से काटें कि ये दोनों कट जाए, तो 3 से कट रहा है दोनों, 3 का नम 3 0, 3 दूनी 6, ये वाला, ये भी 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 का नम 3, 2 बचा, 3 9 27। अब देखें 2 से 3 से कटेगा कि नहीं, तो 2 1 3 और 2 1 3 और 9 12, यानी 3 से कटेगा, तो 3 3 9, 1 बचा, 3 4 12, इसको 3 7 21, 3 3 9, अब 3 से नहीं कटेगा। अब उसके बाद और भी कोई अंक से नहीं कट रहा है, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 17 से कटेगा नहीं, 17 से 34 कटेगा पर 73 नहीं कटेगा। तो जो दोनों से कट रहा है, यानी जो अंक से दोनों कट रहा है वही इसका हो जाएगा एचसीएफ। तो 9 आ जाएगा, 3 3 9, ये एचसीएफ हो जाएगा बी ऑप्शन 9। तो ऐसे लगा सकते हैं या फिर गुणनखंड करके जोड़ा बना के लगा लें तो भी सही है। 11 नंबर है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 हैं, एक संख्या 24 तो दूसरी संख्या, यही सेम फार्मूला लगाना है एचसीएफ गुणे एलसीएम वाला। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ है 6, एलसीएम है 168, पहली संख्या हमारे पास है 24 तो दूसरी संख्या हमको बताना है, इसी वाले फार्मूले पर हम लगा देंगे, इसी वाले पर।
तो अब दूसरी संख्या निकालेंगे तो 24 से आकर भाग हो जाएगा, तो 6 गुणे 168/24 बराबर दूसरी संख्या। अब इसको काट दें, 6 का नम 6, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे, 4 का नम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी दूसरी संख्या कितना मिल गया 42। कौन ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन बी सही है, यानी 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं ये बी 2a 2b के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी का हम फार्मूला बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें ध्यान रखें कि क्वेश्चन रिपीट बहुत होंगे, जैसे ये सेट हम लगा रहे हैं उसके बाद में जो अगला सेट लगाएंगे उसमें कुछ क्वेश्चन इसके मिलेंगे, यानी कि रिपीट होते जाएंगे क्वेश्चन। तो जरूरत पड़ेगा तो छोड़ते भी जाएंगे अगर आसान क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा तो, और नहीं तो सॉल्व करेंगे। तो अब मान रखें तो x1 y1 x2 y2, तो x2 की जगह 2a है, 2a, और x1 की जगह कितना है यहाँ से ये है तो ये रख देंगे का होल स्क्वायर। y2 का मान 2b है तो यहाँ 2b रख देंगे, और y1 का मान b है, ये का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम, 2a में से ये घटेगा तो आएगा ये का स्क्वायर बनेगा, 2b में से b घटेगा तो b बचेगा तो b का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहाँ पर है ये? ऑप्शन ये में है, यानी 12 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये 13 नंबर क्वेश्चन, 13वां है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई। तो इसमें हमको एक वृत्त बनाना होगा, पहले वृत्त बनाएंगे, क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। इसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र इसका वो है, तो P पर स्पर्श रेखा PQ है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लेंगे बाहर, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे हम बाहर, क्या लेंगे? Q पॉइंट लेंगे, और P पर स्पर्श रेखा बनाएंगे हम, यानी कि स्पर्श रेखा बनाएंगे PQ इस तरह से। तो जो बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा? ये बिंदु बनेगा P। अब इसका त्रिज्या मिला दें हम, ये हमने मिला दिया, तो त्रिज्या कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। अब इसको मिला देंगे हम, ये वाला हमने मिला दिया, और PQ कितना दिया? लिखा है PQ केंद्र वो से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। तो OQ की लंबाई, OQ मतलब ये वाली लंबाई बतानी हमको, तो ये 90 अंश है, पाइथागोरस लगा देंगे, ये 90 है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, कर्ण हमको निकालना है। तो अंडर रूट क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो 25 और 144 कितना बना? ये बना 169, 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी, इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग वाले में भी आता है। ये 14 नंबर है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E, तो वह त्रिभुज समरूप होंगे यदि। इसमें कौन सा कंडीशन है कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए? तो पहला नंबर हमको दोनों त्रिभुज बनाने होंगे, हम पहले दोनों त्रिभुज को बनाएंगे। एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, दो त्रिभुज हमने बना दिया। एक त्रिभुज है ABC, यहाँ लिखेंगे ये, यहाँ लिखेंगे B, यहाँ लिखेंगे C, त्रिभुज ABC हो गया। दूसरा त्रिभुज क्या है? DEF। अब इसमें ध्यान देना है कि DEF हमको लिखना कहाँ है, तो यहाँ देखेंगे कोण B बराबर कोण E, यानी इसके बराबर क्या है? E है, तो यहाँ पर क्या होगा? E होगा यहाँ पर, क्योंकि B के बराबर E दिया है, तो D यहाँ बना देंगे, E यहाँ ही है, यहाँ हो जाएगा F। अब कह रहा है कि त्रिभुज समरूप होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होना है, मतलब कि ये ABC और त्रिभुज DEF, ये दोनों हमें क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। तो समरूपता के लिए क्या करेंगे? ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो ऑप्शन चेक करेंगे हम, लिखा AB बटे DE, तो AB बटे DE कौन सा है? तो AB ये भुजा हो जाएगा, DE ये वाला भुजा हो जाएगा, यानी AB बटे क्या हो जाएगा? DE। और दूसरा भुजा कौन सा लेंगे? क्योंकि ये वाला कोण दिया है बराबर, तो अगर ये कोण दिया है तो इस भुजा को लेंगे हम, यानी BC बटे क्या ले लेंगे? BC बटे EF, इसको ले लेंगे हम। लेकिन इसको नहीं लेंगे, इस AC को और DF को नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाला भुजा इसमें कोण में इंक्लूड नहीं है, तो इसको नहीं ले सकते, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा? बी सही होगा, EB बटे DE बराबर BC बटे EF। हमको ये वाला भुजा, ये भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा लेना है, इसको हम नहीं ले सकते, ये वाला भुजा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें हमको वृत्त बनाना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। केंद्र हो गया ये। अब इसमें क्या बनाना है, त्रिज्यखंड बनाना है हमको। अब कोण कितने अंश का है, 90 अंश का कोण दिया है, तो 90 अंश का कोण हो गया ये जो कोण है ये 90 अंश का कोण है। अब क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्यखंड मतलब ये वाला भाग, जो येलो वाला पार्ट है, इसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। फार्मूला होता है θ/360 और πr²। ये एरिया का फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। तो θ है 90/360 गुणे पाई का मान क्या रख दें, 22/7 रख दें पाई का मान। अब गुणे r², r का मान है 7, तो 7 गुणे 7 कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा और इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2 दूनी 4, 2 11 22, 11 7 77, 77/2 हो गया। अब इसको भाग कर देंगे, तो 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 और 16, 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी आ गया 38.5 सेंटीमीटर। 38.5 कहाँ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में आना चाहिए था, पर ये 1 नंबर के विकल्प वाले में दे दिया गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग है तो 1 नंबर लायक है नहीं, लेकिन ये विकल्प में दे दिया गया है। चलिए लगाते हैं हम। तो शंख के आकार का क्या दिया है, खिलौना दिया है ये। तो एक खिलौना है शंख के आकार का, और ये कहाँ पर अध्यारोपित है, और ये अध्यारोपित है उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर। तो ये उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यहाँ पर एक अर्धगोला बना देंगे हम इसे, तो इस पर ये अध्यारोपित है, ये हो जाएगा अर्धगोला इस तरह से। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसका त्रिज्या लिख देंगे हम r बराबर 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, शंख की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी यल का मान 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमको इसका वक्र पृष्ठ निकालना है और शंख का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि वक्र पृष्ठ हमको ये बाहर वाला पार्ट निकालना है, बस बाहर वाले का एरिया निकालना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अब प्लस हमको शंख के बाहरी वाला भाग लेना है, तो लिख देंगे शंख का वक्र पृष्ठ, तभी संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। शंख का वक्र पृष्ठ, इसमें ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो अंदर हो गया, ये पैक हो चुका है। अर्धगोले का ये वाला पार्ट और शंख का ये वाला पार्ट, ये दोनों ये आपस में पैक हो गए, तो ये बाहर दिखेगा नहीं। तो जो भाग दिखने लायक है, यानी जो भाग बाहर है, उसी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये होता है 2πr²। शंख का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl। तो त्रिज्या चूंकि बराबर है, तो जो कॉमन होने लायक है उसको कॉमन कर लेंगे। तो πr कॉमन है तो बचा 2r और प्लस l। अब मान रख देंगे। पाई तो देखिए ऑप्शन में सभी में पाई लिखा हुआ है, तो पाई का मान नहीं रखेंगे हम। त्रिज्या कितना हमारे पास है, 4 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 4 प्लस l है 12, कितना बनेगा, तो ये बना पाई गुणे 4 गुणे 4 दूनी 8, 12 8 20, तो 20 चौका 80, ये आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, पर ये थोड़ा लगाने में थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए 1 नंबर लायक तो था नहीं ये 17 नंबर क्वेश्चन। द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यंक होंगे। तो शून्यांक चाहो तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि मान रख करके चेक कर लें, जिससे शून्य आ जाए वही शून्यक होंगे इसके, या फिर गुणनखंड कर डालें इसका। जैसे x² + 7x + 12 = 0, तो 12 का गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पर 7 आए, तो 4 3 12, 4 3 7, तो x² + 4x + 3x + 12 = 0। तो x कॉमन है तो बचा x + 4, और 3 कॉमन है तो बचा x + 4,
बराबर 0। अब x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचा, ये बच गया x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 4 बराबर 0 मिला और यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0 मिला, यानी कि x का मान -4 मिला और x का मान -3 मिला। तो -4 का मान -3, ऑप्शन ये सही हो जाएगा 17 का ये। अब -4 को अगर इसमें रखेंगे हम -4 को तो मान 0 आएगा, -3 को भी रखेंगे तो भी 0 आएगा। या फिर यहीं से तोड़ सकते हैं, 4 3 12 4 4 3 7, डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो चाहो तो दोनों सॉल्व करें या फिर ऑप्शन से मान रख करके चेक कर लें। तो हम दोनों तरीके बता रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 14 दिया है और x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। तो इसको डायरेक्ट हम काट दें, सीधा जुड़ जाएगा। ये कट गया y y, ये आ गया 2x बराबर 14 2 16, तो 2 कन्नम 2 2 8 16, यानी x का मान कितना आया, 8 आ गया। तो x का मान 8 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन बी में है। हमको y का मान निकालने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जब एक ही से मान आ गया तो बाकी लगाने की क्या जरूरत है, जब 8 एक ही में है। तो अगर ऑप्शन से चेक करना चाहें तो ऑप्शन से उठाएं मान, x का मान 8 y का मान 6, तो 8 और 6 यहाँ रखेंगे तो 8 प्लस 6 कितना बना, 14 बना। 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये 19 नंबर है, यदि द्विघात समीकरण kx² प्लस 2 रूट 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान, मूल समान का हमने फार्मूला बताया इसके पहले की वीडियो में कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो b का मान कितना मिलेगा, इसको तुलना कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएंगे तो b की जगह मिलेगा 2 रूट 6, तो यहाँ मिलेगा 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह पर कितना मिलेगा, k, तो यहाँ k रख देंगे और c की जगह पर मिलेगा 3 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 के स्क्वायर 6, तो 6 चौक 24 बन गया ये। अब माइनस 4 3 12 k बराबर 0, तो -12 के बराबर -24, अब -12 से कट जाएगा 2 बार, 12 दूना 24, यानी k का मान कितना आ गया, 2 आ गया। k का मान 2, यानी ऑप्शन सी सही है, 19 का ऑप्शन सी सही। 20 नंबर, AP -6 -4 -2 का 7वां पद होगा। इसका हमें 7वां पद बताना है, तो 7वां पद कैसे बताएंगे, ये तो पता हमको, ये का मान है -6, हमको d का मान मिल जाए, बस 7वां पद निकाल लेंगे, क्योंकि 7वां पद क्या होता है, ये प्लस 6d। 7वां पद क्या होता है, ये प्लस 6d, 7 में से घटाएंगे यहाँ 6 आएगा, तो ये d का मान चाहिए, तो d का मान घटा दें यहाँ से। d का मान निकालने के लिए -4 में से क्या घटाएंगे, -6 को घटा देंगे, तो क्या आएगा, -4 माइनस माइनस प्लस 6, 6 में से 4 घटेगा 2 आएगा, मान रख दें यहाँ। ये का मान -6 और प्लस 6 गुणे d का मान कितना है, 2 है, तो -6 प्लस 12, 12 में से 6 घटेगा 6 आएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन डी सही है, 6 आंसर आएगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए। अब शुरू करते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन को। ये है खंड बा यानी सेक्शन बी, वर्णनात्मक प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अब ध्यान रखें कि जो डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन है वो सभी कॉपी पर लगाना है, यानी कॉपी पर लिखना है, और जो बाकी जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले थे वो सभी ओमार पर गोला करने थे। तो इन सभी क्वेश्चंस को कॉपी पर लिखना रहेगा। तो कॉपी पर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखने का तरीका होता है, लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, कॉपी के ऊपर यानी पेज के ऊपर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा है, पहले का कौन सा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। अगर हम का लगाने जा रहे हैं तो यहाँ का लिखेंगे, अगर खा लगाने जा रहे हैं तो खा लिखेंगे, गा लगाने जा रहे हैं तो गा, मतलब जो क्वेश्चन हम लगाएंगे पहले उसका यहाँ क्वेश्चन नंबर हमको लिखना है। कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन को एकदम सीरियल वाइज ही लगाएं, क्वेश्चन को बीच में यानी लॉन्ग वाला भी ला करके पहले लगा सकते हैं, लॉन्ग वाले को पहले लगा सकते हैं, यानी क्रम कोई जरूरी नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर जरूरी है। जो क्वेश्चन लगाएं उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अंकित करना बहुत जरूरी है, ताकि जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करें और उस क्वेश्चन का नंबर कॉपी पर आराम से चढ़ा सकें। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर बहुत जरूरी होता है, उसका क्रम जरूरी नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं हम। का वाले को लिखा, सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस रूट 2 अपरिमेय है। इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा, 6 माइनस रूट 2 अपरिमेय है। तो इसका तरीका होता है, लिखेंगे 6 माइनस रूट 2 बराबर क्या मानेंगे, इसको मानेंगे ये बटे b, जो कि है परिमेय। इसको हमें परिमेय मानना पड़ेगा पहले, या तो ये क्वेश्चन या फिर रूट 2 या रूट 3 रूट 5 रूट 7, ये कोई ना कोई ये क्वेश्चन हर साल जरूर आता है ये।
तो इस बार ये वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसको परिमेय मानेंगे, जिसमें ये और बी सहअभाज्य हैं। यहाँ लिखेंगे जहां पहले लिख दें बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो बटे के नीचे वो 0 नहीं होना चाहिए, तथा ये व बी सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, यह सहअभाज्य पूर्णांक हो जाएंगे। इतना लिखना है हर हाल में, चाहे √2 खाली हो चाहे इस तरह से हो, सब में लिखना रहेगा। अब क्या करेंगे, अब 6 को उधर भेज देंगे हम, जैसे -√2 है तो -√2 को इधर रखेंगे और 6 को उधर भेज देंगे, तो क्या आएगा -6। माइनस को भी भेज दें तो √2 बराबर, जब माइनस भेजेंगे तो ये -6 हो जाएगा प्लस में, और ये बटे बी हो जाएगा माइनस में। ये इतना आ गया इस तरह से। तो अब हमको इसमें भाषा लिखना है कि चूंकि मेन भाषा ही मायने रखता है, लिखेंगे चूंकि ये और बी पूर्णांक हैं, यहाँ लिखेंगे ये और बी पूर्णांक हैं, जो हमने माना था, यहाँ पर क्या माना था हमने, सहअभाज्य पूर्णांक माना था, इसलिए क्या हो जाएगा, जो ये वाला मान आया है, यानी कि ये बटे बी -6 और 6 - ये बटे बी, तो डायरेक्ट इसी को लिख दे रहे हैं हम, 6 - ये बटे बी, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब वो पूर्णांक होगा तो ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या है। इतना हमने लिख दिया। और क्या लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगी, जो हमने माना था √2, ये √2 ये भी परिमेय होगी, अतः √2 भी परिमेय होगी। ये हो जाएगा परिमेय। जब ये परिमेय है तो जो √2 है वो भी परिमेय हो जाएगा, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि हमने क्या माना था, यहाँ परिमेय माना था बटे बी को, जबकि यहाँ अपरिमेय था। तो यहाँ लिख देंगे परंतु इससे इस तथ्य का इस भाषा याद करना पड़ेगा, ये इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो √2 है वो अपरिमेय संख्या है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर परिमेय आया है जबकि यह है अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि यह अपरिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त हुआ है कि क्या हमने माना यहाँ पर कि 6 - √2 एक परिमेय संख्या है, हमने यही तो माना है, एक परिमेय संख्या है। हमने माना है कि 6 - √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि क्या है, जो 6 - √2 है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको इतना भाषा लिखना होगा, पहले परिमेय मानेंगे, अब बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये वह भी सहअभाज्य पूर्णांक हैं, फिर √2 को यानी रूट वाले को एक तरफ करेंगे, बाकी वाले को दूसरी तरफ, फिर लिखेंगे ये और बी पूर्णांक हैं, इसलिए 6 - ये बटे बी भी परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास कहाँ से मिलता है, हमारे त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त होता है कि 6 - √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना भाषा लिखना होगा। आगे बढ़ेंगे, ये अगला क्वेश्चन है,
एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, और यहाँ दिया है एक्स अक्ष पर। अगर एक्स अक्ष पर है तो ध्यान रखें कि वाई का मान 0 होगा। अगर एक्स अक्ष पर है तो एक्स तो रहेगा ही, लेकिन वाई का मान 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट से 2 पॉइंट हैं और दोनों समान दूरी पर होंगे क्योंकि समदूरस्थ लिखा हुआ है। तो एक पॉइंट है 2, -5 और दूसरा पॉइंट क्या है -2, 9। ये दोनों पॉइंट इस x, 0 से बराबर दूरी पर रहेंगे। इन दोनों की दूरियां बराबर होंगी। तो इसको मान लें ये, इसको मान लें b और इसको मान लें c। तो यहाँ पर ये b और ये c बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ये b बराबर ये c। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो दोनों की दूरी बराबर होगी। तो ये b की दूरी बराबर ये c की दूरी। तो दूरी वाला सूत्र लगा देंगे। अब दूरी वाला सूत्र लगा देंगे जो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। अब ये x1 y1 है, इसको भी चाहे तो x2 y2 मान लें या फिर इसको x3 y3 मान लें हम। तो x2 कितना है 2 है, तो 2 - x1 है x का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है -5 और माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब बराबर ये c का मान, इसको लेंगे x3 - x1 लेंगे हम, तो x3 का मान है -2 अब माइनस x का होल स्क्वायर अब प्लस y3 है 9 अब माइनस y1 है 0 का होल स्क्वायर। फिर रूट लगा देंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो इसको एक बार हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2 - x का स्क्वायर कितना बनेगा, इसको चाहो तो फार्मूला खोल दें हम, तो बनेगा 2 दूनी 4 प्लस x स्क्वायर अब माइनस कितना बनेगा 4x -4x अब प्लस -5 का स्क्वायर 25 अब बराबर -2 अब -x का स्क्वायर, ये बनेगा 2 दूनी 4 प्लस x स्क्वायर अब प्लस 4x, क्योंकि माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा। अब माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ये इसका रूट लगा देंगे यहाँ पर हम। अब दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया है तो स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का। और जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा। तो क्या बचेगा फिर मान हमारे पास, तो बचा x स्क्वायर -4x अब 25 और 4 29 बराबर यहाँ पर मिला x स्क्वायर प्लस 4x और 81 और 4 कितना हो गया 85। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, दोनों तरफ सेम सेम है। 4x इधर आएगा तो हो जाएगा -8x, 29 को उधर भेज देंगे तो 85 - 29, तो -8x बराबर कितना बना 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 8 7 56, यानी कि x का मान आ गया, माइनस को इधर भेज देंगे तो -7, x का मान मिल गया -7। तो जो पॉइंट मिलेगा हमारा निर्देशांक, वो निर्देशांक क्या होगा x, 0, x का मान आया -7 और फिर 0, -7, 0 आ गया। तो यही हो जाएगा आंसर -7, 0। तो सिंपल था ये, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, आराम से इसको लगा सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन है गा नंबर, बिंदुओं ये -2, 2 बी पर है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ये बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इंग्लिश देखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये -2, 2 एंड बी 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये हमको निकालना है, तो 4 भाग में बांटना है। तो एक रेखा बनाएंगे, पहले एक लाइन बनाएंगे, इस पे बिंदु ये है, यहाँ पर पॉइंट कितना है -2, 2, यहाँ पर है पॉइंट बी, इस पर पॉइंट बी रहेगा, इसका पॉइंट कितना है 2, 8। अब इसको 4 बराबर भाग में बांटना है। तो एक पहला पॉइंट तो ये वाला होगा यहाँ पर मध्य बिंदु, तो इसका पहले मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य वाला पॉइंट। तो मध्य वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको मान लें हम सी मान लें, तो ये मिडिल पॉइंट आ जाएगा। अब मिडिल पॉइंट निकालने के लिए दोनों का जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु सी
चूंकि बिंदु सी कहाँ पर है, ये बी के मध्य में है, या ये बी का मध्य बिंदु है। चूंकि बिंदु सी ये बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये बी का मध्य बिंदु है। तो अगर ये बी का मध्य बिंदु है तो फिर क्या बनेगा, जोड़ करके आधा, यानी जो सी वाला पॉइंट होगा वो कैसे लगेगा, -2 और 2। तो लिखेंगे -2 + 2/2। ऐसे ये है, y का मान है 2 और यहाँ पर y का मान है 8, यानी y1 + y2 अब बटे 2। कितना मिला मान, ये सी वाला पॉइंट हुआ -2 + 2 0, तो ये हो जाएगा 0, 8 2 10 का आधा 5, ये मिल गया 0, 5। देखिए एक पॉइंट तो हमको मिल गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए 2 पॉइंट और, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। देखिए 4 बराबर भाग में बट गया, पहला भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, बराबर बराबर बटेगा। तो अब इसको मान लेंगे हम D और इसको मान लेंगे E। तो D वाला जो पॉइंट है वो ये और C के मध्य में है, तो यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि बिंदु D कहाँ किसके मध्य में है, ये C का मध्य बिंदु है, ये C का मध्य बिंदु है, D ये C का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो फिर क्या होगा, जोड़ करके आधा, तो -2 और +0, -2 को 0 को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे। अब ये 2 वाले को 5 को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 2 + 5 बटे 2 करेंगे। कितना मान आया, D का मान कितना मिला, -2 + 0 यानी -2, आधा करेंगे तो -1, और ये 5 2 7/2, तो ये हो गया 7/2, यानी -1, 7/2 आ गया। ये आ गया -1, 7/2। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट बचा ई वाले पॉइंट को निकाल लें, बस कंप्लीट। तो ई वाले को कैसे निकालेंगे, जो ई वाला है वो सी और बी के मध्य बिंदु है, तो लिख देंगे चूंकि बिंदु ई किसका मध्य बिंदु है, सी बी का मध्य बिंदु है, सी बी का मध्य बिंदु है, सी बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु में है तो क्या करेंगे, वही तरीका, जोड़ करके आधा, तो 0 को और 2 को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 0 + 2, यहाँ लिखेंगे 0 + 2 और बटे में 2, कामा। अब 5 को और 8 को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 5 + 8 बटे 2। कितना बना, 2 + 0 यानी 2, 2 का आधा 1, 8 5 13/2, ये हो जाएगा 13/2। दशमलव में करना चाहें तो भाग कर दें, पर कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये बना 1, 13/2। ये हो गया सभी पॉइंट, इसके जितने पॉइंट थे सभी आ गए। तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट मिला, एक तो मिला C, फिर मिला D, और क्या मिला, E मिला। टोटल 3 पॉइंट मिले, और 3 पॉइंट मिल करके इसको 4 भाग में बांट रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अब हम। ये अगला क्वेश्चन है, घ नंबर, सिद्ध कीजिए कि, प्रूव करना है हमको, 1 + sin θ बटे 1 - sin θ अंडर रूट में है बराबर sec θ + tan θ। तो LHS को लेकर के कॉन्जुगेट करेंगे हम, LHS एक बार इसको उतार लेंगे ऐसे ही, तो 1 + sin θ बटे 1 - sin θ। अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे, तो लिखेंगे 1 + sin θ और बटे 1 - sin θ गुड़े, तो 1 - sin θ है तो इसको 1 + sin θ करके आंसर में गुणा कर देंगे। यहाँ भी लिखेंगे 1 + sin θ। तो जो अंश में है वो सेम है, तो होल स्क्वायर बन जाएगा, अंश वाला होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 + sin θ का होल स्क्वायर। अब बटे में क्या बनेगा, 1 - sin θ 1 + sin θ, तो बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर θ, यानी a + b a - b, तो ये स्क्वायर - b स्क्वायर बन गया। अब क्या करेंगे, अंश को ऐसे लिखा रहने देंगे जैसे है वैसे, 1 + sin θ का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने देंगे। अब बटे में 1 - sin स्क्वायर θ क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर θ। अब ये स्क्वायर और रूट सब कट जाएगा, तो बचेगा 1 + sin θ बटे में क्या बनेगा, cos θ। अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो 1 बटे हो जाएगा cos θ, अब प्लस ये बनेगा sin θ बटे cos θ। 1 बटे cos θ क्या बनता है, sec θ,
और साइन बटे कास क्या बनता है, tan थीटा। तो आ गया ये RHS प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा। अगला क्वेश्चन, ये अंगा नंबर क्वेश्चन है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। ये कॉर्ड ऑफ ये सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो इसमें हम एक सर्कल बनाएंगे। पहले एक सर्कल हमको बनाना होगा। ये हो गया हमारा एक सर्कल। इसमें इसका केंद्र मान लेंगे, ये केंद्र है हमारा, इसको लिख देंगे वो। और कह रहा है 60 अंश का कोण बनाता है त्रिज्या, तो 60 डिग्री का कोण बना देंगे। इसको हम बना देंगे 60 डिग्री का कोण। यहां से मान लें कि ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये हो जाएगा 60 अंश का कोण बना रहा है ये। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी कि जो R का मान है वो 21 सेंटीमीटर है, और जो थीटा दिया है वो दिया 60 अंश। तो क्या बताना है हमको, बताना संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड कौन सा पार्ट होता है, वृत्तखंड ये वाला पार्ट है जो वृत्त से बना हुआ है, मतलब कि ये वाला पार्ट, इसको हम वृत्तखंड कहेंगे। और त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड पूरा होता है। त्रिज्यखंड का मतलब ये वाला पार्ट और प्लस ये वाला पार्ट, ये दोनों मिला के त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा त्रिज्यखंड है। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, त्रिज्यखंड निकालना होगा। तो पहले निकालेंगे त्रिज्यखंड। तो लिखेंगे यहाँ वो लिखे हैं, यहाँ पर इसको ये लिख दें, इसको बी लिख दें। तो लिख देंगे त्रिज्यखंड, पहले त्रिज्यखंड निकालना होगा तब वृत्तखंड निकलेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360, यानी 60 बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22 बटे 7 रखेंगे। R का मान कितना है 21, तो 21 गुणे 21, 7 का नम 7, 7 त्रिक 21, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 का नम 2, 2 गिर यहाँ 22। अब ये बना 11 गुणे 21, तो 11 का नम 11, 11 दूना 22 1 23, ये 231 बन गया। 231 क्या आया, ये आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया मान, तो ये आया त्रिज्यखंड। अब ये त्रिज्यखंड आया है। अब त्रिज्यखंड की सहायता से हमको निकालना है वृत्तखंड। अब वृत्तखंड कौन सा भाग होगा, वृत्तखंड हमारा ये वाला भाग है, ये जो येलो वाला पार्ट है ये वृत्तखंड है। तो अब हमको येलो पार्ट निकालना है, यानी कि वृत्तखंड निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जो ये त्रिज्या है, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हमें घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या घटाएंगे, इस त्रिभुज को घटाएंगे। घटाएंगे क्या चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वो ये बी, या ए वो बी लिख दे, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया 231, तो यहाँ 231 लिख देंगे। और माइनस इस वो ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये 21 सेंटीमीटर है, ये 60 अंश है। तो ध्यान रखें कि ये भी 21 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। और जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, ये दो भुजाएं अगर बराबर हैं, त्रिज्याएं अगर बराबर हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। चूंकि ये 60 अंश है, तो कितना बचा 120। और जब 120 बचा तो ये वाला जो कोण होगा ये भी 60-60 का हो जाएगा, ये वाला 60 अंश और ये वाला भी 60 अंश। तो ये तीनों कोण 60-60 अंश हो गए, मतलब कि ये समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 21, तो 21 गुणे 21 कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको चाहो तो डिटेल से सॉल्व करें, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट गुणा करके छोड़ दें। जैसे 231 माइनस 21 एक सही है 441, तो इसको लिख सकते हैं 441 √3/4। अब चाहो तो यहीं पर छोड़ दें सेंटीमीटर स्क्वायर लिख करके, यही आंसर हो जाएगा। तो इतना ही कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, इसको सही माना जाएगा। अगर और सॉल्व करना चाहें तो √3 का मान रख दें, तो ये बनेगा 231 माइनस 441 गुणे √3 का मान 1.732। अब बटे में कितना होगा, बटे में होगा 4। अब एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम थोड़ा अलग सॉल्व कर दे रहे हैं।
इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 4 आकर यहाँ गुणा होगा, यहाँ पर सॉल्व करें तो 4 करनम 4 और 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 924 माइनस, अब 441 गुणे कितना करना होगा हमको 1732, तो इसको हम डायरेक्ट गुणा कराते हैं। ये 441 गुणे कितना है 1.732, तो ये बनेगा 763, इसको गुणा करा लेना 763.812, अब बटे में कितना है, बटे में है 4। अब इसको घटाना होगा हमको, अब इसको 924 में से घटा देंगे, तो इसको डायरेक्ट हम माइनस कर दे रहे हैं। 924 में से माइनस करेंगे कि तो कितना आएगा, इसको माइनस कर लेना, ये आएगा 160.188 बटे 4। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 4 से भाग करेंगे, 4 करनम 4, तो 4 चौक 16 0, 4 चौक 16 और कितना बचा 2 बचा, 4 7 28, तो ये माना गया 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाहो तो इतना लिख दें 40.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ 1.732 ना रख करके 1.73 रखेंगे तो थोड़ा मान यहाँ चेंज आएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, आंसर चाहो तो यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 1.732 ही यानी 73 ही रख करके सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। इंग्लिश देख लेंगे। ये बॉक्स कंटेन्स 4 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 5 ग्रीन मार्बल्स। वन मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड नॉट ग्रीन। तो इसको कैसे लगाएंगे हम, तो कह रहा है लाल कंचे 4 हैं, तो यहाँ लिख देंगे जो लाल कंचे हैं वो हैं 4, और सफ़ेद कंचे कितने हैं, सफ़ेद को लिखेंगे हम, सफ़ेद कंचे कितने हैं 8 हैं, और हरे कितने हैं यानी ग्रीन कंचे कितने हैं वो है 5। अब कह रहा है इस डिब्बे में से एक कंचा निकालना है, तो एक कंचा निकालना है तो क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, तो यहाँ लिख देंगे लाल कंचा निकालने की प्रायिकता, यानी लाल रंग का कंचा निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा ये, तो लाल कंचा कितना है, लाल कंचा हमारे पास टोटल 4 है, तो लिख देंगे 4 बटे टोटल है 4 + 8 + 5 कितना बनेगा, तो बन जाएगा 4 बटे 4 8 12 12 5 17, यानी कि 4 बटे 17 हो जाएगा ये। तो टोटल कितना बन जाएगा 4 बटे 17। दूसरा वाला क्या दिया है, दूसरा दिया है नॉट ग्रीन, यानी हरा नहीं होना चाहिए। तो हरा नहीं होना चाहिए मतलब कि क्या होना चाहिए, फिर लाल और सफ़ेद होना चाहिए। अगर हरा नहीं तो क्या होगा, फिर लाल और सफ़ेद होगा। तो या तो इस तरह से निकालने की, हरा निकालने की प्रायिकता, फिर हरा ना निकालने की प्रायिकता। तो लिख देंगे हरा कंचा निकालने की प्रायिकता, या हरे रंग की कंचा निकालने की प्रायिकता, हरा कंचा निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। इसके दोनों तरीके हैं, चाहे हाँ वाले से पहले निकालें फिर एक में से घटा के ना करें, या फिर डायरेक्ट ना वाला निकालें। तो हरा कंचा कितना हमारे पास है 5 है, तो 5 बटे टोटल कितना आया था 17, तो 5 बटे 17 हो गया हरा कंचा, पर कह रहा कि हरा नहीं है, तो लिख देंगे हरा ना होने की प्रायिकता। तो हरा अगर नहीं है तो 1 में से 5 बटे 17 घटा देंगे, तो कितना आएगा 17 का नाम 17 में से 5 घटा 12, तो हो जाएगा 12 बटे 17। तो ये 12 बटे 17 इसका आंसर आ गया। अब अगर ये ना क्लियर हो तो दूसरा तरीका भी हमारे पास है। दूसरा तरीका कह रहा है कि हरा नहीं है, जब हरा नहीं है तो फिर क्या है, लाल और सफ़ेद हैं। तो लाल हमारे पास 4 है और सफ़ेद हमारे पास 8 है। अब बटे टोटल कितना है 4 + 8 + 5, तो 4 8 12 बटे 13। तो ये भी तरीका इससे भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं जैसे लगाना चाहें। ये अगला क्वेश्चन है, इन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन को हल करना है, पर यहाँ हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे, बाकी एग्जाम में आपको सिर्फ 5 ही करना है। तो पहला क्वेश्चन है दूसरा का 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमको संकेंद्रीय वृत्त बनाना होगा। संकेंद्रीय का मतलब जिसका केंद्र सेम हो। एक वृत्त ये हो जाएगा और एक इसके अंदर बना देंगे, एक वृत्त इसके अंदर रहेगा।
ये हो गया। अब दोनों का केंद्र सेम होगा, ये दोनों का केंद्र सेम होगा, इसी को कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। और त्रिज्याएं 7.5 और 5.5 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले का त्रिज्या है 7.5 सेंटीमीटर, तो ये बड़े वाले का हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे हम। बड़े वाले का है जो त्रिज्या वो 7.5 सेंटीमीटर। इसको चाहो तो R1 लिख सकते हैं, R1 बराबर 7.5 सेंटीमीटर। और छोटे वाले का है 4.5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को स्पर्श कराना है हमको, तो बड़े वृत्त का जीवा ले लेंगे और इसी पॉइंट से लेंगे हम, ये छोटे वृत्त को स्पर्श करना चाहिए, यानी कि टच करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये स्पर्श किया है, ये इस जगह पर स्पर्श किया है। अब इसका त्रिज्या यहीं पर हम खींच देंगे, इसका जो त्रिज्या होगा छोटे वाले वृत्त का, यहीं पर हम इसे खींच देंगे इस तरह से, ये हो गया। तो इसका त्रिज्या कितना दिया है, ये दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसको वो मान लेंगे, इसको ये, इसको बी और इसको सी। तो क्या निकालना है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई हमको याद करना है, यानी ये सी बताना है हमको बताना है ये सी का मान, ये सी कितने सेंटीमीटर का होगा। तो ये पाइथागोरस बन रहा है वैसे भी, क्योंकि यहाँ पर कितने अंश का होगा, 90 अंश का कोण, क्योंकि ये छोटे वृत्त पर ये जो सी बिंदु से रेखा आया है वो स्पर्श कर रहा है, और जब स्पर्श करेगा तो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा क्या होता है, लंब होता है ये। तो ये त्रिज्या हो जाएगा 4.5 और इसका हो जाएगा 7.5, ये 90 अंश, तो ये पाइथागोरस बन गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ थोड़ा भाषा लिखना होगा हमको, क्योंकि ये 4 नंबर में है और 4 नंबर में ये चित्र बनाना होगा और थोड़ा सा भाषा लिखना होगा। तो भाषा में कुछ तो दिया ही है कि ये जो ये सी जीवा है, बड़े वृत्त की जो जीवा ये सी है, वो छोटे वृत्त को कहाँ पर स्पर्श करता है, बिंदु बी पर। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि बड़े वृत्त की जीवा क्या नाम दिया हमने, ये सी, वो छोटे वृत्त पर बिंदु बी पर स्पर्श करती है। यहाँ लिख देंगे छोटे वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श करती है, ये स्पर्श कर रहा है यहाँ पर ये बिंदु, और जब स्पर्श करेगा तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे तथा, और क्या होता है, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा, लिखेंगे केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और जब ये लंब हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। लिख देंगे इसलिए त्रिभुज OBC एक समकोण त्रिभुज है, तो ये बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज है। बाकी मान दिया ही है, एक समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिख देंगे पाइथागोरस, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आधार निकालना है हमको, BC निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण में से लंब घट जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं BC स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, OC स्क्वायर माइनस लंब कितना है, OB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, OC स्क्वायर मतलब 7.5 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखना होगा 7.5 का स्क्वायर, OB कितना है, 4.5 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, तो BC स्क्वायर बराबर 7.5 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 7.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा ये, तो ये आएगा 56.25, ये बनेगा 56.25। यहाँ पर होगा माइनस, और जब 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, इसका होगा 20.25। स्क्वायर करके देख लेंगे 20.25। अब इसको माइनस करेंगे, 25 में से 25 घटेगा 0, और 56 में से 20 घटेगा तो यानी 6 में से 0 गया 6, और 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, यानी 36 आ गया।
तो BC बराबर √36 और 36 का वर्गमूल 6, यानी BC का मान 6 सेंटीमीटर आया। पर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है AC, यानी पूरा जीवा निकालना है। तो लिख देंगे इसलिए जीवा AC बराबर 2 गुणे BC, यानी BC का दुगना होगा, तो 2 गुणे 6 कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर खा, इसको कैसे लगाएंगे, ये दिया है आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR और कोण 1 बराबर कोण 2, ये दिया है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, ये हमको सिद्ध करना है। ये दोनों त्रिभुज हमको समरूप दिखाना है। तो पहले ये देखेंगे कि PQS कहाँ पर है, TQR कहाँ पर है। PQS P Q और S, यानी ये वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये वाला, ये बनेगा PQS। अब कह रहा है TQR, तो TQR कहाँ पर है, ये T यहाँ पर है, Q यहाँ पर है और R यहाँ पर है, मतलब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। ये फुल त्रिभुज लेना, यहाँ से लेना, यहाँ पूरा ये PQR पीला वाला हो गया और जो TQR है वो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। तो इसको लेकर के हमको समरूप दिखाना है। तो जो जो दिया है उसी को लेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज PQS और कौन सा त्रिभुज TQR में जो सिद्ध करना है उसी को लेंगे हम। तो अब देखेंगे कौन कौन सा कोण बराबर है। तो पहला नंबर तो ये वाला कोण दिया है, कोण Q, PQS लिखेंगे, कोण PQS बराबर, ये वाला कोण किसके बराबर है, TQR के बराबर है। तो लिखेंगे कोण TQR, क्यों बराबर है ये कोण Q कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ कोण है। तो इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण, ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कोण दोनों में है, बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में। अभी पहले इसको उठाएंगे हम, इस वाले को, तो इसको लिखेंगे हम, चूंकि QR बटे QS और बराबर QT बटे PR, ये इतना दिया हुआ है हमारे पास। अब ये है कहाँ पर, QR बटे QS, QR का मतलब ये बड़ा वाला भुजा यहाँ से यहाँ तक, और QS का मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज का भुजा। तो हमने पहले क्या लिखा है, पहले छोटा त्रिभुज लिखा है, तो पहले हमको ऊपर रखना होगा छोटा वाला, चाहे कोई भी रखें कोई दिक्कत नहीं है, इसको, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं QS बटे QR लिख दें इसको, और बराबर इसको पलट दें तो हो जाएगा PR बटे QT, ऐसे पलट कर भी लिख सकते हैं। और ये PR QT कहाँ पर है, PR हमारे पास ये वाला है, ये भुजा, ये है PR, और QT कौन सा है, QT ये वाला है, ये बड़ा वाला, ये है QT। तो हमको चाहिए क्या, हमको इस वाले कोण के दोनों बगल चाहिए, जैसे इस वाले कोण के इस बगल में और इस बगल में चाहिए, पर है कौन सा, यहाँ पर दिया हुआ है PR दिया है। तो PR की जगह क्या लेना हमको PS लेना है। अगर PR की जगह PS आ जाए तो आसानी से समरूप दिखा सकते हैं। तो क्या PR और PS बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि यहाँ कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो यहाँ लिखना होगा, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 किस में बराबर है, PQR में, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज PQR में क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है, ये दिया है। अगर ये दिया है तो इसका मतलब जो त्रिभुज PQR है वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि PQ और PR बराबर हो जाएगा, इसलिए PQ बराबर क्या हो जाएगा, PR, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, PQ बराबर PR। तो जहां पर PR लिखा है ये वाला, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं, तो इसकी जगह PQ लिख देंगे। तो QS बटे QR बराबर PR की जगह क्या लिखेंगे, PQ, यहाँ PQ लिख देंगे बटे QT। अब देखें ध्यान से हम चित्र में, तो अब अगर चित्र में देखा जाए तो क्या क्या दिया हुआ है, QS बटे QR, QS ये वाला हो गया, अब बटे QR यानी ये बड़ा वाला भुजा, यानी छोटे त्रिभुज का भुजा बटे बड़े त्रिभुज का भुजा बराबर PQ, PQ मतलब छोटे त्रिभुज का ये भुजा, अब बराबर QT, QT का मतलब ये बड़े त्रिभुज का भुजा, यहाँ से यहाँ तक QT हो गया। और इसके बीच में कोण दिया हुआ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये, तो कोण के दोनों बगल का भुजा ले लिया गया है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसलिए या
त्रिभुज कौन सा, पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। किसके अनुसार समरूप होगा ये, तो साइड एंगल साइड, क्योंकि ये साइड ये एंगल ये साइड, तो लिख देंगे यस, ये यस समरूपता कसौटी के अनुसार, या समरूपता कसौटी लिख देंगे डायरेक्ट, ये हो जाएगा सिद्ध यानी प्रूव। ये अगला क्वेश्चन है, एपी 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 21, 18, 15 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज -81। तो योग दिया है -81 हो जाए, योग का मतलब एसएन दिया है -81, और इसमें ये का मान कितना होगा, ये का मान होगा 21, डी का मान कितना होगा, 18 में से 21 घटा देंगे, कितना आएगा -3 आएगा ये। तो फार्मूला रख देंगे, एन का मान हमको निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बस इसी में रख देंगे। एस एन का मान दिया है -81, यहाँ रखेंगे, एन का मान हमको निकालना है, तो n/2 2a, ये की जगह 21, n-1 ऐसे लिखा रहेगा, डी का मान कितना है -3 है। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम, 2 आकर के यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 2 2 और 16 -162 बराबर n, 21 दूना 42 प्लस ये -3 का n से गुणा होगा तो -3n, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और सॉल्व करेंगे तो -162 बराबर n, 42 3 कितना बनेगा 45 और -3n, ये बना। अब n को अंदर गुणा करा देंगे, तो -162 बराबर ये बनेगा 45n और -3n², ये इतना बना। इसको व्यवस्थित करेंगे तो 3n² को बाईं ओर लाएंगे तो हो जाएगा 3n² -45n और -162 बराबर 0। इसमें जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन करके काट देंगे, तो क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन होगा तो n² -15n और -3 बचे 15, 3 चौक 12, 54 बराबर 0। 3 को उधर भेज देंगे तो 0/3 यानी 0 हो जाएगा, तो बचेगा n² -15n और -54 बराबर 0। अब 54 का गुणनखंड करेंगे और यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस का मतलब घटाने पर कितना आए 15 आए, तो कितना कितना होगा ये, तो 18 × 54, 18 में से 3 गया 15, तो n² चूंकि यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला माइनस में होगा, तो -18n + 3n -54 बराबर 0। इसमें n कॉमन हो जाएगा तो बचेगा n -18, इसमें 3 कॉमन होगा तो n -18 बराबर 0। अब n -18 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा n + 3 बराबर 0। तो एक बार मान मिलेगा n बराबर 18 और जो दूसरा मान मिलेगा वो n बराबर -3, तो निगेटिव वाला तो मान होगा नहीं, यही वाला मान होगा, यानी n का मान कितना आएगा 18 आएगा। इसके 18 पद लेने होंगे, टोटल 18 पद इसके लेने होंगे, तब इसका योग कितना आएगा -81 आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 18। ये घ नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² + 10x + 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 10x + 21 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। इसको कैसे लगाया जाए, तो इसको भी गुणनखंड ही करना है, गुणनखंड करके आएगा ये। तो पहला इसको हम गुणनखंड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, गुणनखंड करने के बाद अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे हम। तो पहले इसका गुणनखंड करें, तो x² + 10x + 21 बराबर 0 कर देंगे, इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। अभी तक ये बहुपद था, बराबर 0 हमने कर दिया तो समीकरण बन गया। 21 का गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 10 आए, तो 7 × 21 और 7 × 3 10, तो x² + 7x + 3x + 21 बराबर 0। तो इसमें x कॉमन होगा तो बचा कितना, x + 7, इसमें 3 कॉमन होगा तो x + 7 बराबर 0। अब x + 7 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x + 3 बचेगा और बराबर 0 हो जाएगा ये। अब क्या करना है, अब हमको x के मान निकाल लेना है, तो x + 7 बराबर 0
और यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि x का मान आ गया -7 और यहाँ से x का मान कितना आ गया -3, यानी कि अल्फा जो आ गया वो -7 आ गया, यानी एक मूल आ गया -7 और बीटा कितना आ गया -3, यानी जो दूसरा मूल यानी कि दूसरा शून्य का आ गया वो -3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना है, गुणांक भी निकालना होगा तभी इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि जो समीकरण दिया है यानी द्विघात बहुपद दिया है वो x² प्लस 10x प्लस 21 ये दिया हुआ है द्विघात बहुपद, इसको चाहो तो बराबर 0 कर दें या फिर बहुपद के रूप में रहने दें। तो इसको हम बराबर 0 करेंगे समीकरण के रूप में और इसकी तुलना करेंगे, लिख देंगे की तुलना किससे करेंगे, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इससे हम तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये बराबर मिला 1, b की जगह पर कितना मिला 10 और c की जगह पर कितना मिला 21 मिला। अब इसमें अगर मूलों का योग करेंगे हम, मूलों का योग या शून्यकों का योग, तो कितना मिलेगा, जो मान मिलेगा उसको लिख देंगे यहाँ शून्यकों का योग। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब दोनों पक्षों में मान बराबर आना चाहिए, तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, तो शून्यक हमारे पास एक है -7 या ऐसा लिख दें अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक हमारे पास 10 है, यानी कि b की जगह पर कितना है 10 है और x² का गुणांक 1, अल्फा का मान हमारे पास कितना है -7, तो यहाँ -7 लिख देंगे और बीटा का मान कितना है -3 और ये -10, तो ये दोनों अगर हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो -10 बराबर हो जाएगा -10, 7 3 10 जुड़ जाएगा ये, तो ये दोनों बराबर आ गए मान। अब इसी तरह से शून्यकों का हम गुणनफल करेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अचर पद कितना है, अचर पद हमारे पास कितना दिया है c यानी कि 21, तो डायरेक्ट हम मान रख देंगे 21 बटे 1, अल्फा का मान कितना है -7 और बीटा का मान -3 बराबर 21, तो ये 7 3 21 हो जाएगा और बराबर 21, ये दोनों बराबर हो गए। तो मूलों का गुणनफल और मूलों का जो योगफल है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, यानी कि के दोनों मान बराबर आ गए। तो ये जो हमारा योगफल वाला था वो हो गया सिद्ध, यानी वेरीफाई हो गया। यहाँ चाहे लिख देंगे वेरीफाइड, इसको वेरीफाइड लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे वेरीफाइड, क्योंकि वेरीफाई करना था हमको, तो ये वेरीफाई हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अंगा नंबर है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें माध्य दैनिक मजदूरी निकालना है, तो माध्य निकालना है, कुल मिला के माध्य लिखा हुआ है, माध्य का मतलब मीन निकालना है, मतलब माध्य यानी कि औसत एवरेज समांतर माध्य निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको चार्ट तो हम सारणी बना ले, पहले चार्ट यहाँ बना लेंगे। तो चार्ट में क्या रहेगा, 500 से 520 और 520 से 540, फिर 540 से 560, फिर 560 से 580, फिर 580 से कितना है 600, ये इतना दिया हुआ है। इसको हम सारणी के रूप में व्यवस्थित करेंगे। ये हमने एक सारणी बना लिया। अब इसमें मान रखेंगे हम, तो 500 से 520 के बीच में कौन सा मान आएगा, ये वर्गांतर है, तो अब की बार आएगा ये x, यानी इसका मध्यमान। तो 500 से 520 के बीच में क्या आएगा मान,
510 आ जाएगा, चाहे जो जोड़ करके आधा कर दें। 1020 आएगा, 1020 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 510। ऐसे ये बनेगा 530, ऐसे ये बनेगा 550, ये बनेगा 570, ये बनेगा 590। बारंबारता कितना दिया है, EF दिया है 12, फिर है 14, फिर है 8, फिर है 6, फिर है 10। आप चाहो तो FX करके लगा लें या फिर कल्पित माध्य करके लगा लें, दोनों तरीके हैं, तो जो उचित लगे। अगर बड़ा बड़ा मान है तो कल्पित माध्य लगा सकते हैं, नहीं अगर डायरेक्ट लगाना चाहे तो डायरेक्ट भी लगा लें, कल्पित माध्य लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम डायरेक्ट ही लगा दे रहे हैं, बट डायरेक्ट में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे EF गुणे X करना होगा तो इन सभी को गुणा करना होगा, तो थोड़ा मान बड़ा बड़ा आएगा बस। तो 12 0 0, क्योंकि यहाँ पर कहीं नियम नहीं लिखा है किस नियम से लगाना है, कल्पित माध्य लगाना है कि डायरेक्ट लगाना है, कहीं नहीं लिखा है। तो 12 0 0, 12 का नंबर 12, 2 आया, 12 पंचे 60, 60 और 1 61, 6120 हो गया। 14 से गुणा करेंगे, 14 0 0, 14 3 42, 14 पंचे 70, 70 और 4 कितना आएगा 74, तो 7420। 8 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, ये 4400 हो गया। अब इसे 6 से गुणा करेंगे तो 6 0 0, 6 7 42, 6 पंचे 30, 30 और 4 34। ऐसे 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5900। अब इन सभी को जोड़ देना है, तो समेशन ऑफ FX, समेशन ऑफ FX निकालेंगे अब हम, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 0, नहीं 0 2 2 4 2 6, यहाँ 6 आया, 1 4 5 4 9 4 13, 13 9 22, 2 आया, 2 6 8, 8 7 15, 15 4 19, 1 20, 2 22, 22 5 27, ये आ गया 27260, 27260 आ गया। बारंबारता को जोड़ लेंगे, समेशन ऑफ F कितना बनेगा 2 4 6, 6 8 14, यहाँ पर लिखा हुआ है 50 श्रमिक है टोटल, तो हमको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ेंगे तो भी 50 ही आएगा। तो फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला क्या होता है, x बार बराबर होता है समेशन ऑफ FX, यानी EIFI करके लिख सकते हैं, बटे समेशन ऑफ FI। ऐसे इसको I भी लगा सकते हैं, I करके, तो कोई ज़रूरी नहीं है I लगाना, पर चाहे तो लगा सकते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा ये, इसमें मान रखेंगे 27260 बटे 50, 0 से 0 कट गया, अब 5 से काट देंगे, 5 का नंबर 5, 5 25, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी कि 545.2, 545.2 इसका आंसर आ गया। बस हो गया इतना। अभी मजदूरी आया तो इसको रुपए में लिख सकते हैं, यहाँ 545.2 रुपये। आगे बढ़ेंगे, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए और माध्यक ज्ञात कीजिए। इसमें दो मान निकालने हैं, इसमें बहुलक भी निकालना है और माध्यक भी निकालना है, तो दो मान निकालने हैं। तो इसका चाहो तो पहले हम सारणी बना दें, क्योंकि बहुलक के लिए तो कोई खास सारणी की जरूरत नहीं है, पर माध्यक के लिए हमको सारणी की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम चार्ट बना दें इसका। तो चार्ट में क्या क्या रहेगा, ये 65 से 85 और 85 से 105 और 105 से कितना हो जाएगा 125 और 125 से 145 और 145 से 165 और 165 से कितना है 185 और 185 से कितना है 205। ये इतना मान दिया हुआ है। अब क्या करना है हमको, अब इसमें जो बारंबारता दिया उसको लिख देंगे, एफ को बारंबारता में लिखना है, इसमें लिख देंगे बारंबारता। तो बारंबारता कितना कितना है 65 से 85 है 4 और ये है 5, ये 13, ये 20, ये 14, ये 8 और ये है 4। तो पहले हम बहुलक निकालेंगे, क्योंकि पहले बहुलक दिया है तो पहले बहुलक निकालेंगे। अब बहुलक में हमको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमको सिर्फ मान ले लेना है बस। तो बहुलक के लिए इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है 20 है, यानी कि 20 वाले को हमें लेना है। ये सबसे बड़ा मान क्या है 20 है, तो 20 के सामने वाला मान ले लेना है, यही वाला, ये 20 के सामने वाला मान हमको यहाँ लेना है, इसी मान को लेना, इसी मान की सहायता से सॉल्व करना है। पर इसमें ध्यान देना है कि F0 क्या लेंगे
F1 क्या लेंगे और F2 क्या ले लेंगे। तो देखें इसमें ध्यान से, जो बीच वाला मान होता है उसी के एक पहले एक बाद वाला लिया जाता है, यानी कि इसको लेंगे F0, इसको लेंगे F1 और इसको लेंगे F2, इन्हीं सभी मान को ले लेंगे। ये मान हो गया F0 और ये वाला मान हो गया F1 और ये वाला मान हो गया F2। एक लाइन से इसे मान ले लेते हैं, बस इतने करना है। अब जो फार्मूला है उस फार्मूले में रख देंगे, आराम से बहुलक आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक मतलब मोड, इसमें मोड निकालना है बहुलक। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे, अब F1 का दुगना करेंगे यहाँ, फार्मूला याद करने का तरीका 2F1 माइनस F0, अब क्या बच गया F2 बच गया, तो F2 को घटा देंगे इसे। अब गुणे में लिखना रहता है H। अब यहाँ जो मान रखना है उसको एक बार हम लिख लें पूरा। तो L का मान क्या है, L का मान इसी L1 को लिखा जाता है, 125 को, 125 को L भी कहते हैं और L1 भी कहते हैं, दोनों मान वही रहेगा। F1 का मान कितना दिया है, F1 का मान है 20, F0 कितना है 13, F2 कितना है 14 दिया है। H कितना होगा, L2 में से L1 घटा देंगे, यानी 145 में से 125 घटा देंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। बस सभी मान को रख दें इसमें। अब यहाँ सभी मान को हमें रख देना है। तो L कितना है 125, यहाँ 125 रखेंगे। F1 का मान कितना है 20, F0 का मान 13 बटे 2F1 यानी 20 दूना 40, F0 कितना है 13, अब माइनस F2 कितना है 14, H का मान है 20। अब इसको सॉल्व करें तो 125 प्लस 20 में से 13 घटेगा 7 आएगा, 7 गुणे 20 बटे 13 14 कितना बना 27, तो इसको लिख दें 40 माइनस 27, तो 125 प्लस कितना बनेगा 140 बटे 10 में से 3, 10 में से 7 गया 3 और ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1, इतना आ गया मान। अब इसको चाहो तो पहले डिवाइड कर लें, हम पहले इसको डिवाइड कर लें। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मान आएगा, 140 को चाहो 13 से डिवाइड करें पहले, उसके बाद जोड़ दें। तो यही हम भाग कर ले रहे हैं, 140 को 13 से भाग कर रहे हैं। तो 13 का नम 13, कितना बचा 4 में से 3 गया 1, 0, ये 0। अब यहाँ 0 लगाएंगे फिर दशमलव बढ़ाएंगे अब हम, तो यहाँ 0 लग जाएगा। 13 सतह 98, 13 सतह 91, 13 सतह 91 हो जाएगा, 13 सतह 91। तो कितना बचा 10 में से 1 गया 9 और ये कितना 9 में से 9 गया 0। अब 0 लगा देंगे यहाँ। तो अब ज़्यादा भाग करने की जरूरत नहीं है, 10.7 लिख देंगे बहुत है इतना। तो यहाँ लिख सकते हैं 125 प्लस 10.7। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 135.7, 135.7 आ जाएगा इसका बहुलक। ये आ गया हमारा बहुलक। अब बहुलक के बाद क्या निकालना है, बहुलक के बाद निकालना है मध्यिका। तो मध्यिका के लिए ध्यान रखें कि मध्यिका के लिए क्या जरूरी होता है, संचयी बारंबारता। तो हमको मध्यिका के लिए संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता का मतलब CF। तो पहले यहाँ 4 लिखेंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। अब 22 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42। अब 42 में 14 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 4 और 1 5 आएगा। अब इसमें जोड़ेंगे तो 8 से 14, 5 और 1 6, 64 आया। 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 68 आएगा। पर इसमें ध्यान रखें कि जो भी इसमें मान सॉल्व करना है, ये 2 चार्ट यानी 2 साइड बना के लगाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा नहीं कि ऐसे डायरेक्ट जैसे हम लिख दें ऐसे लिखते चले जाएं। एग्जाम में अलग अलग 2 साइड बना के लगाना है, बहुलक का अलग और माध्यक का अलग, हम एक ही में बना दे रहे हैं। तो 68 का आधा करेंगे कितना बनेगा, यानी n/2 करेंगे तो कितना आएगा, n/2 करेंगे तो 68/2 यानी कितना बना 34। ये मान आ गया 34। अब 34 का मतलब किस में मिलेगा, 22 में मिलेगा कि 42 में। तो 22 तो कम है तो 42 में मिलेगा। तो 42 के सामने वाला जो मान होगा उसी को ले लेना है पूरा। तो जो बहुलक वाला था वही सेम इसका भी आ रहा है, 42 के सामने वाला पूरा मान आ रहा है। लेकिन उसके एक मान पहले वाले को क्या लेते हैं, संचयी बारंबारता मतलब CF लेते हैं, बाकी सभी मान वही हो जाएंगे। तो मध्यिका को हम अलग सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या मान दिया, CF दिया है 22, तो यहाँ लिख देंगे CF का मान 22 दिया है। बारंबारता कितना दिया है, बारंबारता यहाँ से लिखेंगे, F का मान कितना आएगा, यही 42 के सामने वाला F होगा यानी 20।
20 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20। L1 का मान कितना दिया हुआ है, तो L1 का मान लिख देंगे हम 125 और L2 का मान कितना दिया है 145, ये हमने मान लिख दिया। और H का मान ले लेंगे, H का मान 20 दिया है क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा ये भी, तो यहाँ लिख देंगे H बराबर 20। अब हमको निकालना है मीडियन यानी मध्यिका, मध्यिका निकालना है, यहाँ लिख देंगे मध्यिका, हमको मध्यिका निकालना है। तो मध्यिका का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है EL प्लस EN/2 माइनस CF अब बटे F गुणे H, इतना होता है फार्मूला। तो मान रखेंगे अब, तो EL का मतलब वही L1 है, EL की जगह L1 हम रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 125 प्लस N/2 कितना दिया हुआ है, N/2 हमने नहीं लिखा मान, N/2 ये 34 है, तो N/2 की जगह रख देंगे 34, ये 34 हो जाएगा। अब माइनस CF कितना है, CF है 22, अब बटे F यानी बारंबारता 20 दिया है तो 20 रख देंगे, और गुणे H 20, तो 20 से 20 हम काट देंगे, तो क्या आया 125 प्लस 34 में से 22 घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, अब इसको जोड़ देंगे 5 2 7 2 1 3 और 1, ये आ गया 137 मान आ गया। तो ये हो गया हमारा मीडियन। और इसके पहले वाला जो मान आया था वो क्या आया था, मोड आया था 135.7। तो ये दोनों आंसर आ गए, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं ये भी बताना साथ में, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। इंग्लिश देखेंगे इसका हम, द सम ऑफ ये 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digits is 99 if the digits of the number differ by 5, यानी घटा दें तो 5 आए यानी अंतर 5 आए। फाइंड द नंबर हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। तो कैसे इसको लगाया जाएगा, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिया है 2 अंकों की संख्या, तो हमको 2 अंकों की संख्या मानना पड़ेगा, तो यहाँ मानेंगे, माना दहाई का अंक, दहाई मतलब टेंस, माना दहाई का अंक कितना होगा x तथा इकाई का अंक, इकाई मतलब वंश, इकाई का अंक क्या मानेंगे y मानेंगे। तो इसलिए हमारा जो संख्या होगा वो क्या बनेगा, यानी नंबर क्या बनेगा, तो संख्या बनेगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। इसको ध्यान रखें कि जैसे मान लें 35 लिखा है तो 35 में इकाई हो जाएगा 5 और दहाई हो जाएगा 3, और इसको अगर अलग अलग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखना होगा 30 प्लस 5, इस तरह से लिखा जाता है 30 5 35, और 30 को लिखेंगे 3 गुणे 10 प्लस 5, ये तरीका होता है। 3 है दहाई और 5 है इकाई, जबकि उसमें 10 से गुणा किया जाता है, तो वही लिखा है 10x प्लस वाई। तो इसका लिखने का तरीका है, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा संख्या। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार कंडीशन लिखेंगे। क्या दिया है, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर, तो 2 अंकों की संख्या क्या दिया है 10x प्लस वाई, इसको उलटने पर अगर उलट देंगे तो क्या होगा, तो उलट देंगे तो ये बनेगा 10y प्लस x, यानी x की जगह y करना है, y की जगह x करना है। उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है, तो दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 99 आना चाहिए। तो इसको हल करेंगे 10x और x, ये हो जाएगा 11x, और 10y y कितना बनेगा 11y बराबर 99, 11 कामन हो जाएगा तो बनेगा x प्लस वाई बराबर 99, काट देंगे इसको, 11 का 11, 11 9 99, तो ये बना x प्लस वाई बराबर 9। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा दिया है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है, तो संख्या के अंकों का अंतर मतलब x में से अगर y घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को हल कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर या फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, यानी कि लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, अगर डायरेक्ट कट रहा है तो जोड़ने पर लिख सकते हैं, को जोड़ने पर
तो लिखेंगे पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 5। इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो y से y कट गया, प्लस माइनस था, ये बना 2x बराबर 9 5 14, 2 से कट जाएगा, 2 सतह 14, तो x बराबर कितना आ गया 7। अब x का मान किसी समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर 9, तो ये दिया 7, 7 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7, तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। संख्या कितना होगा, लिख देंगे अतः संख्या हमने क्या माना था 10x प्लस वाई, तो x की जगह 7 है, तो 10 गुणे 7 प्लस वाई कितना है 2, तो 10 सतह 70 और 2 72, ये हो गया हमारा संख्या, इसका आंसर आ जाएगा 72। आगे बढ़ेंगे, ये अगला क्वेश्चन है अथवा। अब अथवा का मतलब होता है कि या तो उस पहले वाले क्वेश्चन को करेंगे या फिर इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कह रहा कि निर्मित बर्तनों की संख्या, तो मानेंगे बर्तनों की संख्या, लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या बराबर कितना है x, तथा और क्या दिया है प्रत्येक नग की लागत, जो दिया उसी को मानेंगे, तथा प्रत्येक की लागत लिख दे रहे हैं, प्रत्येक की लागत, नग लिखें चाहे बर्तन लिखें एक ही चीज है, तो इसको मान लेंगे y रुपया। ये संख्या हो गया और ये रुपए में हो गया। अब प्रश्न के अनुसार करेंगे हम, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया है पहला कंडीशन, तो जो पहला कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे हम। लिखा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी क्या चीज y, यानी y बराबर क्या लिखेंगे y बराबर उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यानी x के दोगुने से 15 अधिक थी, तो इसके दोगुने से 15 अधिक थी। ये हमारा समीकरण बन गया एक। तो y जो है वो क्या है, वो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है और उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 15 अधिक है। तो जो x का मान है उसका दुगना करेंगे, 15 जोड़ देंगे। तो इसको अगर समीकरण के रूप में व्यवस्थित करेंगे तो क्या बनेगा 2x आ जाएगा बाईं ओर, या ऐसे इसको लिखा रहने दे y बराबर ऐसे ही रहने दे 2x प्लस 15, इसको लिख दे समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा स्टेप क्या दिया है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 थी। कुल निर्माण लागत का मतलब होता है कि बर्तनों की संख्या गुणे एक बर्तन की लागत, दोनों को गुणा करेंगे तो टोटल क्या आएगा लागत आएगा। तो लिखेंगे यदि कुल निर्माण लागत कितना है कि बराबर 2250 रुपए हैं, तो कुल निर्माण लागत कैसे आएगा, x और y को गुणा करेंगे, टोटल बर्तन x हमारे पास है और टोटल लागत है y, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2250 आएगा। अब समीकरण फर्स्ट से y का मान रख देंगे, लिखेंगे यहां समीकरण फर्स्ट से y का मान रखने पर, तो y का मान यहां रख देंगे, 2x प्लस 15 रखेंगे हम, तो y की जगह हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 2250, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x, 2250 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2250 बराबर 0। अब इसमें तो कुछ कटेगा नहीं, हमको गुणनखंड करना होगा। इसमें 2250 में हमको 2 से भी गुणा करना होगा, तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4 4500, यानी 4500 का गुणनखंड इस तरह से करेंगे कि घटाने पर कितना आ जाए 15 आ जाए।
अब हमको 4500 का गुणनखंड करना होगा, तभी पता चलेगा कि कितना मान रखा जाएगा। 4500 का हम फैक्टर करेंगे तो 4500 को 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 से 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6 7, 3 पचे 15। अब 5 से काट देंगे, 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 आएगा, 5 से काट देंगे, 1 आ जाएगा। अब इसको हमें व्यवस्थित करना है। अब व्यवस्थित इस तरह से करना है कि घटाने पर कितना बनना चाहिए, 15 बनना चाहिए। तो कैसे व्यवस्थित किया जाए इसको, तो 2 दूनी 4, 4 थे 12, 12 पंचे 60 कर दें, अब 5 हम 25, 25 थे 75 कर दें, 75 और 60 कर दें, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, यानी 75 और 60। तो 2x², ये बड़ा है, यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब बड़े वाले पर प्लस होना चाहिए। तो प्लस 75x माइनस 60x अब माइनस 2250 बराबर 0। इसमें x कॉमन है तो x कॉमन करेंगे तो बचेगा 2x प्लस 75। इसमें कितना कॉमन है, इसमें माइनस 30 कॉमन है, तो 2x प्लस 30 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ये भी 75 बचेगा बराबर 0। तो अब इसमें 2x प्लस 75 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ये बचेगा x माइनस 30 बराबर 0। तो एक मान तो आ गया निगेटिव में, यानी माइनस 75/2, तो इसको लिया नहीं जाएगा। और दूसरा मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा पॉजिटिव में, यानी एक मान तो मिल गया, x का मान कितना मिल गया, 30। अब y का मान निकालेंगे समीकरण फर्स्ट में रख करके, तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहीं इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो डिटेल पूरा लिख लेना। तो y बराबर 2 गुणे 30 और प्लस 15, तो कितना बनेगा, 30 दूनी 60, 10 70 5 75, ये y का मान आ गया 75। तो वही 75 और 60 आ गया, 75 और 30 आ गया, ये हो जाएगा 75। तो लिखना पड़ेगा कि अतः निर्मित बर्तनों की संख्या है, यानी निर्मित बर्तनों की कुल संख्या 30 तथा प्रत्येक नग की लागत कितना है, 75 रुपया है। ये भाषा लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या 30 तथा प्रत्येक नग की लागत 75 रुपया है। बस ये इतना करना होगा, तब जाकर के 6 नंबर मिलेगा। ये आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये √3 का मान दिया रखने के लिए, इसको रख देंगे बाद में। तो पहले इसका चित्र बनाएंगे। तो मान लें कि हमारा है पुल और यहाँ नीचे मान लो नदी बह रही है, ये नदी बह रहा है और नदी की चौड़ाई मान लो पूरा है ये। तो नदी की चौड़ाई को लिख देंगे ये और बी, ये नदी की चौड़ाई है ये बी, और ये क्या है, पुल है। नदी के ऊपर क्या बना है, पुल बना है, नदी के ऊपर पुल बना हुआ है ये। अब पुल का कोई एक पॉइंट लेंगे हम, मान लें कि यहाँ पर एक हम पॉइंट ले रहे हैं और इसी पॉइंट से हमको अवनमन कोण बताना है। तो इस पॉइंट से अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, ये एक ये दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, ये दिया है, यानी दोनों किनारों को देखा जाता है। कह रहा कि पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। तो एक किनारा मान लें 30 अंश है और दूसरा वाला है 45 अंश। जब इस पॉइंट से इस किनारे को देखेंगे तो 30 अंश का अवनमन कोण आएगा और इस पॉइंट से इस किनारे को देखेंगे तो 45 अंश का अवनमन कोण आएगा। तो जब ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये इस तरह से बन जाएगा। और ऊंचाई दिया हुआ है, यदि पुल की ऊंचाई किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो 5 मीटर ऊंचाई मतलब ये देखा जाता है लंबवत दूरी, ये लंबवत लिया जाएगा। तो ये कितना मीटर हो जाएगा, 5 मीटर। अब इसकी दूरी हमको मानना पड़ेगा, इसको मान लेंगे c, इसको मान लेंगे d, तो इसको मानेंगे x, ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी क्या मान लेंगे, y। तो हमको ये भी बताना है क्योंकि नदी की चौड़ाई और नदी की चौड़ाई क्या है, ये भी, हमको ये भी की दूरी बतानी है। तो ये भी कैसे आएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसमें फार्मूला लगेगा पूरा। तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ये सी डी, लिखेंगे त्रिभुज ये सी डी में। और ये कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये लंबवत रहेगा ये, तो ये समकोण होगा। तो ए सी डी में tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, चूंकि लंब और आधार दिया है, करंट दिया नहीं है, तो या तो tan लगाएं या फिर काट लगाएं। तो 5/x लिख देंगे, लंब बटे आधार 5/x। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 5/x। कहीं से गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5√3 मीटर। ये x का मान आ गया 5√3 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में दूसरे त्रिभुज, वो भी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें भी लगेगा tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब है 5, आधार है y, तो 5/y। tan 45 का मान 1, 5/y, तो y बराबर कितना हो गया 5 मीटर। ये y का मान 5 मीटर आ गया। हमको बताना ये भी, तो ये भी बराबर क्या है x + y। यहाँ देखें ये भी का मान क्या दिया है x + y, तो x का मान आया है 5√3, यहाँ 5√3 रखेंगे और y का मान आया है 5। √3 का मान दिया रखने के लिए 1.732, चाहे तो 5 दोनों में कॉमन कर लेंगे, 5 दोनों में कॉमन करेंगे और √3 का मान कितना है 1.732 और प्लस यहाँ 1 बचेगा, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 और 1 2.732, गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 × 15 = 16, 5 × 7 = 35, 1 = 36, अब 5 दूनी 10 और 3 13, 13.66 मीटर। ये आ जाएगा नदी की चौड़ाई 13.66 मीटर। अगला क्वेश्चन है अथवा सिद्ध कीजिए कि यानी प्रूव दैट cos A - sin A + 1 बटे cos A + sin A - 1 = cos A + काट A। अब इसमें cos A को काट में लाना है, तो जो LHS हमारा है उसको भी हम cos A को काट में चेंज करेंगे। अब cos को काट में बदलने के लिए sin से भाग करना होगा या sin को कॉमन करना होगा। तो एक बार इसको लिखते हैं हम cos A - sin A + 1। अब बटे में कितना लिखा है cos A + sin A - 1, तो इसमें हमको sin A कॉमन करना होगा, चाहे sin A कॉमन करें या sin A से भाग दे दें, एक ही बात है। तो होगा cos A बटे sin A, ये देखिए भाग हो रहा है, तो चाहे गुणा भाग करें चाहे कॉमन करें, ये बनेगा sin A बटे sin A, अब प्लस ये बनेगा 1 बटे sin A, बटे में सेम बटे में होगा sin A कॉमन, या ये कहें कि sin से गुणा sin से भाग, तो cos A बटे sin A, और प्लस ये होगा sin A बटे sin A, अब -1 बटे sin A, ये इतना मान आया। अब इसमें जो कट रहा है उसको काटेंगे हम, तो sin A से sin A काटेंगे, sin से sin कटा, sin से sin कटा, क्या मिला मान cos बटे sin हो जाएगा काट ये, और ये 1 बटे जो sin ये है ये बनेगा कासक ये, इसको हम पहले लिख दें, प्लस कासक ये, इसको हम पहले लिख देंगे। अब -1 बचेगा, इसको कट जाएगा, तब ऐसे सेम बटे में करेंगे, ये बनेगा काट ये, और ये माइनस कासक ये को पहले लिख देंगे, और ये +1 बनेगा, इसको बाद में लिख देंगे। ये आया मान हमारा। अब इसको हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित कैसे करना है कि जो अंश में 1 लिखा है उसकी जगह हमको फार्मूला रख देना है काट और कासक का। देखिए कौन सा फार्मूला रखते हैं हम, जैसे लिखा है काट ये अब प्लस कासक ये, इसको जुगाड़ से थोड़ा लगाना होगा, नहीं तो कॉन्जुगेट करके लगाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा ये। तो 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 की जगह जो फार्मूला होता है कासक स्क्वायर ये माइनस काट स्क्वायर ये, इसको हम रखेंगे, कासक स्क्वायर ये माइनस काट स्क्वायर ये। अब बटे में जो जैसे लिखा उसको वैसे रहने देंगे, तो बटे में काट ये माइनस कासक ये, अब +1, इसको ऐसे रखेंगे हम। अब क्या करना है, इसमें हमको सूत्र लगा देना ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा काट ये प्लस कासक ये माइनस, इसमें सूत्र लग जाएगा तो बनेगा कासक ये अब प्लस काट ये, यानी ये प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस बी, तो कासक ये माइनस काट ये। अब बटे में जो जैसे लिखा उसको ऐसे रहने देंगे हम, तो बटे में लिखा काट ये माइनस कासक ये अब +1। अब अंश में कुछ कॉमन है, अंश में जो कॉमन है उसको कॉमन करेंगे,
तो काट ये यहाँ प्लस कासक ये और ये काट ये प्लस कासक ये कॉमन हो जाएगा, तो लिखेंगे काट ये प्लस कासक ये कॉमन हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में यहाँ से बचा 1, अब माइनस प्लस वाला निकल गया, ये बच गया 1 माइनस कासक ये, अब माइनस कॉमन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये होगा प्लस यहाँ, क्योंकि यहाँ माइनस है, जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये काट ये, इस तरह से बना। अब बटे में क्या लिखा है, बटे में है काट ये माइनस कासक ये प्लस 1। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो अंश हर में कुछ मान कट रहा है, जैसे काट ये माइनस कासक ये प्लस 1, यहाँ भी है काट ये माइनस कासक ये प्लस 1, ये दोनों सेम सेम है तो कट गए, बचा काट ये प्लस कासक ये, लाना है हमको कासक ये प्लस काट ये, तो इसको सीधा करके लिख दें, तो ये बना कासक ये प्लस काट ये, आ गया RHS, दायां पक्ष आ गया, RHS प्रूव्ड। तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है, बाकी हार्ड नहीं है ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि लॉन्ग वाले हैं ही हैं ज़्यादा नंबर वाले, तो ये लॉन्ग तो लगेगा ही। तो पहले घनाकार एक ब्लॉक बनाएंगे हम, एक बनाएंगे हम घनाकार ब्लॉक, एक हमको घनाकार ब्लॉक बनाना है। एक घनाकार ब्लॉक बन जाएगा, ये देखिए हमारा घनाकार ब्लॉक एक बन गया, ये हो गया घनाकार ब्लॉक। अब इसमें क्या कह रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अब इसके ऊपर हमें एक अर्धगोला रखना है, तो अर्धगोले को हम डायरेक्ट बना दें, सीधा हमको ड्रा करना रहेगा। तो यहाँ पर मान लें कि अर्धगोला रखा हुआ है, इसे एक इसके ऊपर एक रखा है अर्धगोला, इसे ये एक अर्धगोला रखा हुआ है इसके ऊपर, घनाकार ब्लॉक के ऊपर, ये घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो हमको ये किनारा छोड़ देना है, मतलब कि यहीं से लेना है, ये यहाँ से लेना है, और कह रहा कि 7 सेंटीमीटर भुजा है, इसका जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी जो इसका व्यास बनेगा वो भी 7 सेंटीमीटर बनेगा, ये इसका व्यास 7 सेंटीमीटर बनेगा, तो इसका जो अधिकतम व्यास होगा वो कितना होगा, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लिख देंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, ये जो घनाकार ब्लॉक है उसका भुजा हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर, इसको डायरेक्ट लिख देना है, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका व्यास। अब क्या करना है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है हमको। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस वृत्ताकार भाग को हमें कम कर देना है ये, और उसके साथ में जो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको जोड़ देना है। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे घन का क्षेत्रफल, यानी घन के या घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ संपूर्ण पृष्ठ लिखना होगा क्योंकि पूरे भाग का लेना हमको, संपूर्ण पृष्ठ। और इसमें से क्या घटाना है, ये वृत्ताकार सिरा घटाना है हमको, तो लिखेंगे अर्धगोले का, अर्धगोले कौन सा भाग घटाना है, वृत्तीय क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, उसको माइनस कर देंगे क्योंकि वो तो ढका हुआ है, और उसमें साथ में क्या जुड़ेगा, इसमें जुड़ जाएगा ये वाला, जो ये ऊपर वाला भाग है, यानी कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, यानी कि वक्र पृष्ठ जुड़ जाएगा। तो लिख देंगे अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि वक्र पृष्ठ ही जुड़ेगा इसमें सिर्फ। अब सबका फार्मूला रखें, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर माइनस अर्धगोले के आधार यानी पाई आर स्क्वायर और प्लस
अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ऊपर वाला भाग कितना होगा, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 6a स्क्वायर प्लस 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब सभी का मान रख दें, बस आ जाएगा। तो 6 गुणे भुजा कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना होगा, व्यास है 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे रहने देंगे 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 गुणे स्क्वायर है तो 7/2 2 बार लिख देंगे। 7 से 7 कट गया, 2 कन्नम 2, 2 गरियाँ 22, कितना आया 7 7 49 का 6 से गुणा, यानी 6 गुणे 49, अब प्लस 11 7 77, 77/2, इतना मान आया। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, 6 9 54, 5 आया, 6 चौक 24, 24 5 29 प्लस 77/2। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे, 2 चौक 8, 2 9 18 और 2 दूनी 4 1 5 प्लस 77/2, कितना मिलेगा मान ये 8 7 15, 8 7 15 16, 5 1 6, 665/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर इसको पॉइंट में निकालना चाहें तो इसको भाग कर देंगे, तो 2 कन्नम 2, तो कितना आएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो चाहे बटे वाले को लिखें चाहे दशमलव वाले को लिखें, दोनों सही है। ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले पर एक शंकु रहेगा जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3√2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ये पाई का मान दिया है, यही हमको मान रखना है। तो अर्धगोला पहले बनाएंगे, उसके ऊपर शंकु रखेंगे हम। तो ये मान लें अर्धगोला हमारा है, ये हो गया अर्धगोला, ये अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है, ये एक शंकु बना देंगे, इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है, ये हो गया शंकु। अब जो जो मान दिया है उसको लिख देंगे। इसमें हम क्या क्या दिया है, त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या दोनों का सेम होगा 3 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई होगा 3√2 सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई दिया है। पर आयतन के लिए हमको ऊंचाई निकालना होगा, पाइथागोरस से हमको ऊंचाई निकालना होगा। तो लिख देंगे ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोलाकार भाग का आयतन, या लिख देंगे अर्धगोले का आयतन, एक ही चीज है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन या शंक्वाकार भाग का आयतन, तो लिख देंगे शंकु का आयतन। फार्मूला क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चूंकि आर तो सेम है तो कॉमन कर सकते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 2r प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया तो बचा h। तो 1/3 पाई का मान रखेंगे हम 3.14, क्योंकि दिया हुआ है। r कितना है, r हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर रख देंगे, 2 गुणे 3 प्लस, अब h का मान, h के लिए हमको पाइथागोरस लगाना होगा, तो कर्ण में से लंब घटेगा, यानी कर्ण में से आधार घटेगा, तो h स्क्वायर बराबर होता है 3√2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, कितना बनेगा 3 त्रिका 9 दूनी 18 -9, कितना बचेगा 9 बचेगा h स्क्वायर बराबर। तो h का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया, h का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लग सकते हैं 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 3 से 1 3 कट गया, ये आया 3.14 गुणे यहाँ 3 है तो गुणे 3 और यहाँ क्या बचेगा 3 दूनी 6 3 9 बचेगा। तो इसको गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 कन्नम 3 1 4 3 त्रिका 9। अब 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18 9 चौक 36 1 37 3 बचा 9 9 81 81 3 84, तो 84.78 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। तो बस आज का हमारा जो सेट था ये BW 822 का ये समाप्त हुआ। इसके बाद का जो सेट होगा अगले वीडियो में आ जाएगा, तब तक इसको देखें। अगर इसके पहले के सेट को ना देखे हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर कहीं क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो भी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।